Hello everyone, I'm Jyotsna and in this video we are going to talk about chemical kinetics. Chemical kinetics CSIR NET, GATE and IIT JAM तीनों में ही एक बहुत important topic है फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट से. एंड अगर हम इनका वेटेज देखें तो CSIR NET में 12 to 16 मार्क्स एंड गेट एंड IIT JAM में 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं. और इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है लाइक स्टेटमेंट वाइज. तो हम इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. इसके दो पार्ट होंगे. फर्स्ट जो पार्ट है जो हम आज करने वाले हैं उसमें हम इसके रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स की बात करेंगे. जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड कैटालिटिक रिएक्शंस की बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स. ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स में जो केमिस्ट्री का जो केमिकल काइनेटिक्स का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, उसमें जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है उसकी काइनेटिक्स कैसी है. लाइक इफ़ अ रिएक्शन इज़ गोइंग ऑन, वो कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, या उसके टाइम के साथ जो उसकी काइनेटिक्स है उसकी स्टडी जो होती है, दैट इज़ द पार्ट विच इज़ अंडर द केमिकल काइनेटिक्स पोर्शन. ओके, सो जो रेट होता है, रेट को हम कैसे लिखते हैं कि रेट इज़ डिफाइंड एज कि टाइम विद टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम हो रही है. यानी कि रिएक्टेंट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो टाइम के साथ कम होती जा रही है क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी टर्म्स में, या फिर जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो विद टाइम इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उसकी टर्म में हम रेट को डिफाइन करते हैं. तो जो हमारा थ्योरेटिकल रेट लॉ होता है फॉर ए रिएक्शन लाइक ए प्लस बी गिविंग सी एंड डी, इसके लिए अगर हम थ्योरेटिकल रेट लॉ की बात करें तो विच कैन बी रिटन एज, आप सब ने पढ़ा होगा ये, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वो 1/, में होता है इसको लिखने के लिए. एंड रिएक्टेंट के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं बिकॉज उसकी कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रही है. एंड प्रोडक्ट के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं. तो थ्योरेटिकल रेट लॉ इसका इस तरीके से लिखा जा सकता है. आई होप आपने सबने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. ये हम इवन ये 12th क्लास में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है. एंड जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, प्रोडक्ट के टर्म्स में होगा, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ओके, सो दिस इज़ द थ्योरेटिकल रेट लॉ फॉर सच काइंड ऑफ रिएक्शंस. अब यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक रिएक्शन दी होती है एंड वहाँ पे आपको रेट भी दिया होता है कि मान लो रेट की वैल्यू है समथिंग लेट्स से 5 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ओके, कोई रैंडम नंबर ले लिया एंड आपको पूछा जाता है कि कोई रिएक्टेंट है, मान लो इसी रिएक्शन को ले ले, ए रिएक्टेंट है, उसकी डिसअपेरेंस की रेट क्या है. तो किसी भी रिएक्टेंट की डिसअपेरेंस की रेट जो होती है वो होती है -dA/dt. यहाँ पे ए मैंने लेके चल रही हूँ बट कुछ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है ना. तो रिएक्टेंट के टर्म में डिसअपेरेंस जो होता है का रेट जो होता है वो होता है -d ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट डिवाइड बाई dt. यहाँ पे हम स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं आता है, ये आप ध्यान रखिएगा. ओके, तो आपको डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे. एंड प्रोडक्ट की अपीयरेंस की रेट अगर पूछी है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव में d, मान लो c ले लेते हैं तो dC/dt. यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री डिवाइड में नहीं आती है. तो अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं. मान लो अगर हमें dA/dt निकालना है, -dA/dt विच इज़ डिसअपेरेंस रेट ऑफ रिएक्टेंट A, तो वो कैसे हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं. अगर A को यहाँ भेज दे तो A × रेट, तो अगर A की जो भी वैल्यू है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिसअपेरेंस रेट ऑफ A आ जाएगा. वैसे ही अगर C के अपेरेंस की रेट अगर पूछी है तो वो क्या हो जाएगी, अब इसको वहाँ पे भेजना होगा रेट के मल्टीप्लाई में, तो C × रेट.
तो रेट को इन कोफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो उनकी डिसअपेरेंस की रेट या उनके अपेरेंस की रेट हम निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस इवन CSIR नेट में भी पूछे गए, विच इज़ सो बेसिक क्वेश्चन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान है। आपको बस रेट थ्योरेटिकल रेट लॉ लिखना है जैसा हमने अभी यहाँ पे लिखा, एंड देन अगर आपको जो भी पूछा है उसके कोफिशिएंट को रेट से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। इट्स वेरी ईजी एंड इट विल टेक जस्ट योर 10 to 20 seconds ऑफ योर टाइम, ऑफ योर ओवर टाइम फॉर द एग्ज़ाम। सो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये तो बोनस क्वेश्चंस होते हैं। ओके तो ये हमने बात किया कि कैसे हम काइनेटिक्स से रेट के बारे में बता सकते हैं। बट ये जो हमने अभी बात की है, ये कौन सा रेट है? थ्योरेटिकल रेट, ठीक है। अभी जो रिएक्शंस के रेट जो होते हैं, वो रेट जो है वो हम कहाँ से निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट करके, है ना। हमने इवन BSc MSc में बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं काइनेटिक्स को लेके, तो वहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं कि हम देखते हैं कि विद टाइम उस हमने जो रिएक्टेंट यूज़ किया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, फिर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद चेंज इन टाइम से रेट निकालते हैं। तो जो काइनेटिक्स की जो स्टडी है वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। ओके वो हम प्योरली एक्सपेरिमेंट बेस्ड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये थ्योरी डेवलप की हुई है। ओके तो अब हम आगे बात करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए उसके अकॉर्डिंग मतलब हम एक रेट के लिए क्या एक जनरल वे बता सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड रेट लॉ। कि अगर आपके सामने कोई भी रिएक्शंस दी हुई है, आप उसके बारे में रेट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप उसका कैसे बता सकते हैं कि ये कौन रिएक्टेंट के साथ इसका क्या बिहेवियर होगा विद टाइम। ओके तो अगर कोई भी मान लो हम इनिशियल जो हमने रिएक्शन ली थी वही ले रहे हैं, AA + BB गिविंग CC + DD, तो उसके लिए जो रेट लॉ डिफाइंड होता है, तो ये रेट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि जो रेट जो होती है वो जो हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद पावर ऑफ देयर with some power which may be equal to their stoichiometry or may not be equal to their stoichiometric coefficient, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो R इज़ प्रोपोर्शनल टू A की पावर M B की पावर N। यहाँ पे M जो है वो A के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। N है जो B के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि इट्स रूल कि ये इक्वल ही होंगे या नहीं होंगे। अभी आप कैसे पता करोगे कि इक्वल है या नहीं? यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंटल पार्ट कि ये है इक्वल या नहीं है। अभी अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा K, A की पावर M B की पावर N। नाउ दिस कांस्टेंट K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ओके रेट कांस्टेंट यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर पैरामीटर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर एंड एक्सेट्रा pH एंड ऑल, K की वैल्यू उस रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट होने वाली है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ओके अब जैसे हम यूनिट्स की बात करें तो रेट की जो क्या यूनिट होती है, रेट क्या है? बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, है ना। तो इसकी यूनिट होती है, अब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, एंड टाइम की यूनिट सेकेंड। तो रेट की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब K की यूनिट जो है वो डिपेंड करेगी, क्योंकि इसकी यूनिट तो कांस्टेंट है, रेट की यूनिट तो हमारी कांस्टेंट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब K की यूनिट किस पे डिपेंड करेगी कि यहाँ पे हमारी कितनी टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, बिकॉज ये वाली टर्म सब उसके डिवाइड में जाएगी एंड देन वी विल फाइंड दी यूनिट्स ऑफ K। सो K की यूनिट हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ओके जो कि हम निकालने भी वाले हैं, हमारी आगे की पोर्शन में हम ये निकालने भी वाले हैं। नाउ फॉर दिस रेट लॉ
हाउ कैन वी राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? सो ऑर्डर इज sum of the power of the concentration of reactant in the rate law expression. तो जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है उसमें जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन है उनकी जो पावर है, यहाँ पे हमने 2 लिखे हैं, ये 3 भी हो सकते हैं या सिर्फ 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन योर रिएक्शन. तो इनकी जो पावर का सम है उसको हम कहते हैं ऑर्डर. तो यहाँ पे m+n क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा. ओके, ये मतलब 0 हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 एक्सेट्रा. उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नॉट ओनली 0, 1, 2, इट कैन बी फ्रैक्शन. ओके, हाफ, 3/2, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नाउ अभी हमने कहा कि ए जो था वो m के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. b जो है वो n के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. यहाँ पे a और b का जो सम है, जो कि हमारे रिएक्टेंट की स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट है, a + b के सम को हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन. एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर. ओके, मॉलिक्यूलरिटी इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर. m+n जो है दैट इज़ इक्वल टू ऑर्डर. अब अगर किसी रिएक्शन के लिए a + b मान लो अगर m+n के इक्वल आ रहा है, विच यू हैव टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, अगर ये इक्वल आता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमेंटल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, सॉरी. ओके, एंड इफ a + b नॉट इक्वल टू m+n, अगर मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के इक्वल नहीं है तो उनको हम कहते हैं कि दे आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो होगी जिसमें मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बराबर है. तो अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पूछा है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और आपको रिएक्शन दे रखी है कि 2a + 3c गिविंग समथिंग, और आपको पूछा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ, तो आपको सीधे उसकी स्टोइशियोमेट्री को ऐड कर लेना है, ऑर्डर लिख लेना है, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है. लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं दिए जाते बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. तो हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही दी जाती है. तो उसमें आप स्टोइशियोमेट्री ऐड करके उसका नहीं लिख सकते कि ये ऑर्डर हो जाएगा. मान लो अगर आपको एक रिएक्शन दी है 2a + 3b गिविंग c, तो अगर आपको इसका ऑर्डर पूछा है तो आप ये नहीं लिख सकते कि 2 + 3 गिविंग 5. दिस कांट बी ऑर्डर बिकॉज यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है. अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है तो आप 5 लिख सकते हो, अदरवाइज आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे आपको इसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट विल बी रॉन्ग. ओके, तो ऐसे नहीं करना है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो हमने बात किया कि फॉर अ रेट लॉ लाइक आर गिविंग r इक्वल्स टू k a की पावर m + b की पावर n, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज m+n. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को का कुछ टाइप्स में क्लासीफाई किया गया. ओके, सो इफ m+n इज इक्वल्स टू 0, m+n बराबर 0 हो जाए तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, अगर m+n बराबर 1 हो जाए तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर m+n इज इक्वल्स टू 2, इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, एंड ऑन सो ऑन 3, 4. ओके, अभी इन रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में लाइक CSIR नेट एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम में डायरेक्टली ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इवन आई विल से अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इन तीनों से ही क्वेश्चन इवन सेपरेटली भी बनता है और इन तीनों को मिक्स करके भी, लाइक यू हैव टू सॉल्व फॉर ऑल दी 3. ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं. इवन 4 जो पार्ट C होता है CSIR नेट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं, 2 मार्क्स में भी बहुत से सिंपल क्वेश्चन बनते हैं. तो इनको डिटेल में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस वीडियो में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर तीनों को सेपरेटली स्टडी करने वाले हैं. उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, क्या क्या आपको याद रखना है, वो मैं सब बताने वाली हूँ. एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं. मतलब आप
आपको काफ़ी रिएक्टेंट की वैल्यूज़, टाइम की वैल्यूज़ एंड दे रखी है, एंड यू हैव टू सॉल्व टू फाइंड लाइक प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हाफ लाइफ पे क्वेश्चन बन जाता है, क्वार्टर लाइफ पे क्वेश्चन बन जाता है, एंड इवन समटाइम्स कुछ डेटा दे रखा है एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, लाइक 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है और सेकेंड ऑर्डर है। ओके, तो इनको हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन से मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन है ए गोइंग टू प्रोडक्ट, और उसके लिए जो रेट लॉ है उसमें ए की जो पावर है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जो पावर है दैट इज़ 0, दैट्स वाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ 0। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इट विल बी के ए की पावर 0, यानी कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है, किसी भी अगर डिजिट की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो डेट इज़ इक्वल्स टू 1। तो इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू 1 तो k इंटू 1 इज़ k, तो रेट इज़ इक्वल्स टू k, यानी कि उस रिएक्शन के लिए जो रेट की वैल्यू है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, तो रेट एंड रेट कांस्टेंट आर इक्वल फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब रेट की यूनिट क्या होती है, हमने अभी डिस्कस किया था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे के की यूनिट भी क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं यूनिट्स पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार यूनिट के बेसिस पे क्वेश्चन आए, डायरेक्ट यू हैव टू सी द यूनिट एंड यू हैव टू टेल द आंसर। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होती है। ओके, अभी हम इसको अभी हम सॉल्व करते हैं इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक यू हैव टू इंटीग्रल। ओके, सो अभी रेट जो है, रेट क्या होता है, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, है ना। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को मैंने वापस लिखा है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो माइनस डी ए इक्वल्स टू के डी टी। अभी हम इसको करते हैं इंटीग्रल। ओके, तो माइनस बाहर, अब ए की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली ए नॉट रही होगी और किसी टाइम टी पे ए हो गई होगी, है ना, डी ए इज इक्वल्स टू के, एंड टाइम रिएक्शन को स्टार्ट किया होगा तब तो टाइम 0 होगा, एंड किसी टाइम टी पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज माइनस। अब डी ए का इंटीग्रल क्या होता है, ए, तो डी ए का इंटीग्रल ए विच इज़ ए नॉट फ्रॉम ए नॉट टू ए इज इक्वल्स टू के, टी का इंटीग्रल टी 0 टू टी। या आपने सबने सॉल्व करके देखा होगा, आपने, आई होप आप सब लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, बट वी आर रिपीटिंग इट टू गेट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। माइनस ऑफ, अब ये दोनों वैल्यू रखनी पड़ती है एंड बीच में नेगेटिव साइन आता है, इज इक्वल्स टू के टी माइनस 0। सो माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैं इसको थोड़ा बस रीअरेंज करके लिख रही हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। यहाँ पे ए क्या है, किसी टाइम टी पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट 0 टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जब टाइम 0 था, के इज रेट कॉन्स्टेंट, टी इज़ द टाइम। अब ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीधे इसको अप्लाई करके 0 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको दे रखा होगा कि टाइम टी पे, टाइम किसी टाइम लाइक 1 मिनट पे आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, ए नॉट की वैल्यू दे रखी होगी, टाइम 1 पे कॉन्सेंट्रेशन कुछ 3 मिलीमोल था, टाइम 2 मिनट पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन मान लो 2 मिलीमोल हो गया, तो इसका के निकाल लो। तो आपको एक्सप्रेशन में सब वैल्यू रख के उसको सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के बेस्ड, इस फॉर्मूला के बेस्ड आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम यहाँ से हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करते हैं। हाफ लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाफ लाइफ क्या होती है कि जब कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो
हाफ कंज्यूम हो गई हो, है ना, मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसकी हाफ कंज्यूम हो गई है, तो रही भी कितनी होगी उस टाइम पे, हाफ रह गई होगी। तो जब ए की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कंज्यूम हो गई है उस टाइम पर जो ए की कॉन्सेंट्रेशन हो, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। जिस टाइम पे हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कंज्यूम हो जाए उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, एंड इसको हम एक्सप्रेस करते हैं टी हाफ ऐसे लिख के। ओके, तो ए जो है वो अब A0/2 हो गया है, मतलब हाफ कंज्यूम हो गया है, एंड वी आर लेफ्ट विद द हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 विच इज़ A0/2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें ए की जगह क्या रखना है, A0/2 एंड A0 ऐसे रख देंगे, एंड टी इज़ टी हाफ। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको फिर से रीअरेंज कर रही हूँ, तो के टी हाफ को इधर ले आया, A0 वही है माइनस A0/2, तो A0 माइनस A0/2 कितना रह जाएगा, A0/2। तो के टी हाफ इज इक्वल्स टू A0/2, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू A0/2 के। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होता है वो होता है A0/2 के। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, के की वैल्यू दे रखी है एंड टी हाफ पूछा है, आपको जस्ट पुट करना है, डिवाइड करना है एंड गेट द नंबर। ओके, अब यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करेंगे मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मैं इस चीज़ पे फिर से आऊँगी, हम रिविजिट करेंगे इसको कि वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको बहुत से रिएक्शन दे रखे होते हैं, आपको एक रिएक्शन दे रखे होते हैं, उसमें दे रखा होता है कि टी हाफ की कुछ अलग अलग वैल्यूज़ हैं, A0 की अलग अलग वैल्यू है। आपको सब ऑब्जर्व करना होता है जस्ट कि अगर दे आर प्रोपोर्शनल तो दिस इज़ दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से आप डायरेक्टली ऑर्डर निकाल सकते हो, और इस पर बहुत सारे PYQ आ रखे हैं कि आपको डेटा दे रखा है ना, आपको ऑर्डर पूछा है, तो आपको जस्ट देखना है कि इफ़ इट इज़ प्रोपोर्शनल इट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जब हम आगे के पोर्शन में बात करेंगे हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वी विल रिविजिट दिस। ओके, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर ग्राफ्स की बात करें तो हम पहले ग्राफ की बात करते हैं, लाइक A वर्सेस T। तो हमने अभी एक्सप्रेशन देखा था कि यहाँ पे फिर से लिख सकती हूँ, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT एंड दिस इज दी Y इज इक्वल टू C प्लस MX। एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है ये। तो अगर A जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम की बात करें तो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट क्या है, A0, तो दिस इज़ द इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू होगी A0, एंड जो M है वो हमारा स्लोप है जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस K। तो इफ स्लोप इज माइनस द स्ट्रेट लाइन विल बी लाइक गोइंग टूवर्ड्स द जीरो, टूवर्ड्स द एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो ये ऐसे आएगा। ओके, स्लोप क्या है इसका, K, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। तो A वर्सेस T का कर्व जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक स्ट्रेट लाइन होता है विद नेगेटिव स्लोप, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सीधे आपको A वर्सेस T के 4 कर्व दिए होते हैं ना, यू हैव टू टेल कि कौन सी रिएक्शन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर A वर्सेस T का कर्व स्ट्रेट लाइन आ रहा है विद नेगेटिव स्लोप, जस्ट टेक द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब हम बात करते हैं कि रेट वर्सेस A का कर्व। यहाँ पे रेट है, यहाँ पे A है, और हमने इसका रेट लॉ देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो रेट लॉ क्या था, R इज इक्वल्स टू K। तो क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी A आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब रेट जो है वो हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप। ओके, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ये लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, A की टर्म ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमेशा A की किसी भी वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो रेट जो है वो डिपेंड नहीं करता है A पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अब अगर आपको पूछ ले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो हम जानते हैं कि A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है, मान लो X है अगर हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को कैसे डिपेंड करते हैं, A0 माइनस A,
कि भाई इनिशियली ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन थी, उसमें से ए बचा हुआ है रिएक्टेंट, ए नॉट में से ए बचा हुआ है, तो बाकी जो कंज्यूम हो गया वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। तो ए नॉट और ए का डिफरेंस जो होता है वो एक्स होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से रीअरेंज करें तो के टी को इधर ले आए और ए नॉट माइनस ए इधर रख दिया, तो के टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स। ओके, एक्स क्या है हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू के इंटू टी। तो अगर हम प्रोडक्ट वर्सेस टाइम की बात करें तो ये क्या आएगी, अब यहाँ पे स्लोप तो क्या है, के है, बट इंटरसेप्ट नहीं है। इंटरसेप्ट नहीं है मतलब ये लाइन जो है वो ओरिजिन से जाएगी, है ना। ये क्या है, ये वाई है, ये हमारा एम एक्स है, और यहाँ पे कोई सी नहीं है ना। तो ये लाइन हमारी ओरिजिन से जाएगी और इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव का के, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन इसका स्लोप होगा। तो प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का कर्व हमारा एक पॉजिटिव स्लोप के साथ ओरिजिन से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये तीनों कर्व आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, एंड आपको इसका जो हाफ़ लाइफ है वो भी ध्यान में रखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हाफ़ लाइफ ही पूछा जाए, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि 90% रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है, या फिर 99.9% कंप्लीट हो गई है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे, बस जो ए नॉट को तो आपको 1 ही लेना होता है, ए नॉट को ए नॉट ही लेना होता है। एंड अगर 90% कंप्लीट हो गई है तो मतलब कितना बचा होगा, 10% बचा होगा। तो ए क्या होगा, उसका 10% बचा होगा, यानी कि ए नॉट बाई 10 ऐसे। तो वो वैल्यूज़ आप पुट करके उसको, उसका भी टी 90% कम्प्लीशन, टी 99.9% कम्प्लीशन सब निकाल सकते हो। ओके, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ लाइफ 50% कम्प्लीशन का ही पूछा जा सकता है, बाकी भी पूछे जा सकते हैं, बट सॉल्यूशन इसी तरीके से करना होगा। तो सॉल्यूशन इज सेम, जस्ट द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट। ओके, अभी हम मूव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो लेट्स रीराइट द थिंग, लाइक ए गोइंग टू प्रोडक्ट एंड रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। ओके, तो ए की पावर 1 पे ये प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट विल बी के, ए की पावर 1 मतलब ए। ओके, तो ये हो गया हमारा रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, तो आर इज इक्वल्स टू क्या है, आर की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, अभी हमें के की यूनिट की बात करनी है, तो के की यूनिट क्या होगी, जो आर की यूनिट है उसके डिवाइड बाय ए की यूनिट। अब आर की यूनिट क्या है, मोल, ये मैं यूनिट की बात कर रही हूँ, हाँ, ऐसे के इज़ नॉट इक्वल्स टू मोल ऐसे नहीं लिखना है, मैं यूनिट सॉल्व कर रही हूँ, बट मैं लिखने के लिए ऐसे यूज़ कर रही हूँ। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर इन्वर्स से लीटर इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो के की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड इन्वर्स। या फिर हम कह सकते हैं, अगर मिनट में या आवर्स में दिया हुआ है तो जनरल वे में हम कह सकते हैं टाइम इन्वर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट होती है वो होती है सेकेंड इन्वर्स या टाइम इन्वर्स। तो बहुत हेल्पफुल होता है आपको, जैसे अगर आपको ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट दे रखा है, आपको मान लो आपको पता नहीं है कौन सा रिएक्शन है, आपको जस्ट के दे रखा है और उसकी यूनिट दे रखी है, और ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके, तो आप उसकी यूनिट देख लो, अगर टाइम इन्वर्स में यूनिट है, सेकंड इन्वर्स में, तो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, कई बार ऐसा होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फॉर्म किया होता है, एंड उसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है कि रिएक्शन की काइनेटिक्स कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर है, और हम सॉल्व करते वक्त परेशान हो रहे होते हैं कि बताया ही नहीं है इस क्वेश्चन में तो कि ये कौन सी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, बट वहाँ पे के की वैल्यू दे रखी होती है और उसकी यूनिट देख के हमें खुद से बताना होता है और खुद से अपना वे पता करना होता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए के की यूनिट देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करें तो हमें पता है R इज इक्वल्स टू के ए, तो R क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू के डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ए नॉट विच इज़ द इनिशियल
और यहाँ पे k टाइम 0 से t dt। नाउ दिस इज़ 1/a dA। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है वो होता है ln x, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln a, इसका हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम a0 से a, और यहाँ पे हो जाएगा k t 0 से t माइनस ln a माइनस ऑफ ln a0 इज इक्वल्स टू k t माइनस 0। अब इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो ln a प्लस ln a0 इज इक्वल्स टू के टी। इसको रीअरेंज करती हूँ मैं थोड़ा, तो ln a इज इक्वल्स टू ln a0 माइनस के टी। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी है एंड इसमें पुट करके आपको के निकालना होता है। ओके, तो काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस पे अभी हम ग्राफ भी देखेंगे। पहले इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, विच इज़ दी इन द टर्म्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल, तो वो देखते हैं। तो यहाँ से हम फिर से इसको लिख सकते हैं ln a माइनस ln a0 इज इक्वल्स टू के टी। नाउ ln a और ln a0 अगर माइनस में है तो इसको डिवाइड में लिखा जा सकता है, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, इक्वल्स टू के टी। अब अगर हम दोनों तरफ एंटी लॉग लें, ठीक है, तो यहाँ से ln जो है वो हट जाएगा, तो a/a0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे e की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर माइनस के टी। तो a इज इक्वल्स टू a0 e की पावर माइनस के टी। दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन है। इससे हमें क्या पता चलता है, इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ओके, तो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है वो एक्सपोनेंशियली डिफाइन होती है। तो जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रही होती है, एंड ऐसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही होती है। अब इसमें हम हाफ लाइफ की बात करें फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ln a इज इक्वल्स टू ln a0 माइनस के टी। तो अब हाफ लाइफ में क्या होगा, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a0/2, है ना। तो यहाँ पे रखते हैं ln a0/2 इज इक्वल्स टू ln a0 माइनस के टी। तो इसको माइनस कर देते हैं यहाँ से, ln a0/2 या फिर ओके ln a0/2 माइनस ln a0 इज इक्वल्स टू माइनस के टी। इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो ln a0/2 डिवाइड बाय a0, ये इसके डिवाइड में चला गया है, इक्वल्स टू माइनस के टी। तो a0 से a0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा ln हाफ इक्वल्स टू माइनस के टी। और अगर हम के टी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ln 2, ठीक है। इसको जस्ट 1/2 को 2/1 लिखेंगे, एंड ln 1 इज़ 0, तो के टी जो है वो क्या आ जाएगा, ln 2। ओके, तो एंड दिस टी इज टी हाफ एक्चुअली, ओके, वी आर टॉकिंग एट हाफ कॉन्सेंट्रेशन। तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln 2 डिवाइडेड बाय के, एंड ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइड बाय के। तो जो टी हाफ की वैल्यू जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या है, 0.693 डिवाइड बाय के। के जो है वो एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट होगा, तो 0.693 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। तो टी हाफ की वैल्यू जो होती है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये चेंज नहीं होती है। तो ये जैसे कि हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मिला था कि
हाफ लाइफ जो थी वो A0/2 की आ रही थी, तो हाफ लाइफ जो है वो प्रोपोर्शनल थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। यहाँ पे जो टी हाफ जो है वो A0 पे डिपेंड ही नहीं करता है। ओके तो जब हम बात करेंगे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट लॉ, तो अगर टी हाफ और A0 में कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें ये डिपेंड ही नहीं करता है। तो आपको किसी भी रिएक्शन के लिए अगर K दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो उसको 0.693 डिवाइड बाई K करो एंड यू विल गेट द नंबर फॉर टी हाफ वैल्यू। ओके, अब इसमें ग्राफ की बात करें अगर A वर्सेस T, तो हम देख सकते हैं कि A और T में जो रिलेशन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यानी कि एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डीके होगा। तो A की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डीके होती है। ये रिलेशन है A वर्सेस T का। जैसे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, लीनियर था, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डीके होता है। ओके एंड R वर्सेस A की बात करें, R वर्सेस A, तो हमने देखा था R इजिकल्स टू क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के ए, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन कर्व। ओके तो R जो है वो A की कॉन्सेंट्रेशन के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है। ओके तो ये इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। So for a second order reaction like A plus B giving a product B, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1 B की पावर 1। ओके तो रेट विल बी इक्वल्स टू K A B and 1 plus 1, so order of the reaction will be 2. Now another scenario is A giving P and rate is proportional to A की पावर 2। ओके कोई दूसरा रिएक्टेंट नहीं है, B नहीं है इस सीन में, बट A के पावर 2, A की स्क्वायर पे रेट हमारा डिपेंड कर रहा है, तो R विल बी के A स्क्वायर। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके सो इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि आपके पास अलग अलग रिएक्टेंट हैं, उनका कंबाइंड ऑर्डर जो है वो 2 आ रहा है, और एक ही रिएक्टेंट है बट रेट जो है उसकी डिपेंडेंसी जो है वो स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। अब अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, आर की यूनिट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की यूनिट का स्क्वायर। तो आर की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, बट इसका क्या स्क्वायर है। ओके तो मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मोल स्क्वायर लीटर की पावर 2 माइनस 2। ओके ये हो गया, एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर की पावर -1 से एक कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय मोल लीटर इनवर्स, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ओके तो ये होती है हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में के की यूनिट, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ओके तो हमने तीनों ही रिएक्शंस की यूनिट की बात की है, तो आपको तीनों की यूनिट याद रखनी है, ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। एंड अगर यूनिट बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपके लिए ही बेनिफिट है एकदम, वो आपके लिए लाइक इट विल बी जस्ट अराउंड 10 सेकेंड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। तो R इज इक्वल्स टू क्या है, के ए स्क्वायर। ओके तो R क्या होता है, -dA/dt इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं -dA/A स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/dt। इंटीग्रेट करते हैं इसको तो -A0 से A dA बाय A स्क्वायर इज इक्वल्स टू k 0 to t
dt। अब 1/a² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/x² dx जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 इसको सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है बट वी आर राइट नाउ नॉट गोइंग टू दैट। तो दैट इज इक्वल्स टू -1/x। ठीक है, 1/x² dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1/x। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं -1/a। माइनस बाहर है, एक माइनस ऑलरेडी बाहर था एंड ये दूसरा माइनस -1/a फ्रॉम a0 to a इज इक्वल्स टू k t - 0। ठीक है, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं फर्दर माइनस, ये माइनस हम पहले बाहर ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/a a0 से a इज इक्वल्स टू k t। अब a और a0 दोनों पुट करेंगे तो क्या होगा 1/a minus 1/a0 is equals to kt, or we can write it 1/a is equals to 1/a0 plus kt. So this is the final expression for second order reaction. ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फाइनल जो है। इसमें एक PYQ आ रखा है जो हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है केमिकल काइनेटिक्स PYQ, उसमें मैंने सॉल्व भी करवाया है, तो आप वो सीरीज़ भी देखना तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चंस। तो उसमें आपको कुछ नहीं, बस इसको ही इसी इक्वेशन को एक तरीके से रीअरेंज करके इसकी एक दूसरी फॉर्म पूछी थी, तो बहुत ईजी था, आपको बस इसको रीअरेंज करना था एंड बहुत आसान था। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये फार्मूलाज काफ़ी ध्यान में रखना है। अब अगर इसके हम हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ टाइम की बात करें, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ए की जगह क्या पुट करना होगा a0/2, है ना, हाफ कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन में फिर से वैल्यू रख रही हूँ 1/a0/2 इज इक्वल्स टू 1/a0 प्लस kt। ठीक है, अब a0/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/a0 इज इक्वल्स टू 1/a0 माइनस kt। अब इसको यहाँ ले आते हैं तो 2/a0 माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू kt, सॉरी दिस इज प्लस। ओके, 2/a0 माइनस 1/a0, तो 2 माइनस 1 तो कितना बचेगा 1/a0, है ना, तो 1/a0 इज इक्वल्स टू kt। तो t इज इक्वल्स टू, एंड दिस इज t हाफ। ओके, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगॉटिंग टू राइट इट, दिस इज t हाफ। ठीक है, तो t हाफ क्या हो जाएगा 1/a0 k। दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ क्या होता है 1/a0 k। a0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड k इज द रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से हम एक और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने तीनों ही सिनेरियो देखे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में t हाफ a0 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, एंड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0, एंड विच इज़ द मेन मेथड ऑफ द डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ मेथड, विच वी विल डिस्कस लेटर। ओके, तो इसका ये t हाफ होता है। अब अगर हम ग्राफ्स की बात करें तो पहला हम ग्राफ देखते हैं कि 1/a वर्सेस t। तो हमने अभी फार्मूला देखा कि फार्मूला क्या था 1/a इज इक्वल्स टू 1/a0 प्लस kt। ठीक है, तो 1/a यानी कि ये y है, ये हमारा c है, ये mx है। तो 1/a वर्सेस t का कर्व क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन विद द इंटरसेप्ट ऑफ 1/a0 एंड स्लोप ऑफ k। ठीक है, तो 1/a वर्सेस t का कर्व हमारा इस तरीके से होता है इस पर। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कौन कौन से मेथड है जिससे आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता सकते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी होता है ये। ओके, इट्स नॉट रियली हार्ड।
तो पहला है ग्राफिकल मेथड। इसमें से हमने काफ़ी एक दो चीज़ें हमने देख ली है, बस इसको रिविजिट कर रहे हैं हम लोग ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें रहें। तो पहला है ग्राफिकल मेथड। तो हमने अभी तीनों ही जो रिएक्शन काइनेटिक्स देखी, 0, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, उसमें हमने ग्राफ्स देखे है ना। तो उस तरीके से भी आप उस ग्राफ के बेस पे भी आप उस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो। कैसे? तो हम पहले ही ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे, देन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ मेथड, वॉन्ट ऑफ डिफरेंशियल मेथड एंड द रेशियो वेरिएशन मेथड। ओके, तो ये हम डिस्कस करने वाला है। तो पहला है कि ग्राफिकल मेथड। तो मान लो आपको एक रिएक्शन दी हुई है एग्जाम में एंड आपको ये बोला हुआ है कि जो A वर्सेस T का कर्व है वो लीनियर आ रहा है। तो वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? अगर A वर्सेस T का कर्व एक लीनियर कर्व आ रहा है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी? तो अभी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये डिस्कस किया था कि A और T का कर्व क्या आता। सॉरी, इसका स्लोप मैंने उल्टा बना दिया, ये ऐसे आया था। तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये पूरा हम ग्राफ के बेस पे बता रहे हैं। ओके, तो ग्राफ के बेसिस पे हमें ऐसे बताना है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको रेट वर्सेस टी का भी ग्राफ दे दे कि आर वर्सेस ए, रेट वर्सेस रिएक्टेंट, वो एक लाइन लीनियर कर्व आ रहा है विद ज़ीरो स्लोप, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगी? फिर से ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, क्योंकि रेट जो है वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो इस तरीके से हम रेट निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? ए वर्सेस टी का कर्व कैसा आता है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अगर एक्सपोनेंशियल कर्व आ रहा है तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एंड इसी में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा आर वर्सेस ए का कर्व कैसा आया था? लीनियर। ठीक है, बिकॉज आर इज इक्वल्स टू के ए इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट इज अगर 1/a और टी का कर्व लीनियर आ रहा है तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने देखा। तो अगर 1/a वर्सेस टी का कर्व लीनियर दिया हुआ है एग्जाम में तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर हमें 1/a² के टर्म में दिया हुआ है कि 1/a² का टी के साथ कर्व लीनियर आ रहा है तो वो फिर रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि वो तीनों ही केस में नहीं है एंड 1/a² है, तो फिर वो कौन सी हो जाएगी? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ देखकर, ग्राफ की इन्फॉर्मेशन से आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा था ग्राफिकल मेथड। नाउ द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में क्या होता है कि आपको कुछ डेटा दे रखे होते हैं कि इन टाइम पॉइंट्स पे, लाइक आफ्टर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, कोई भी मान लो रिएक्शन दे रखी है, ए गोइंग टू प्रोडक्ट बी। आपको दे रखा होता है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन मान लो इनिशियली टाइम 0 पे, टी इज इक्वल्स टू 0 पे ए की जो कॉन्सेंट्रेशन A0 थी वो मान लो 10 मिलीमोलार थी। ठीक है, एंड 1 मिनट बाद वो मान लो 8 बज गई है, 2 मिनट बाद वो मान लो 4 बज गई है, 3 मिनट बाद 2, 4 मिनट बाद 1, डिक्रीज होती जाती है। आपको कुछ डेटा दे रखा हो एंड दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे क्वेश्चन फ्रेम करके देखा। ओके, इट्स नॉट अ रियली क्वेश्चन, मैं आपको बस समझा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ टाइम पॉइंट्स पे आपको ए की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी। अब आपको बताना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अब आपको कैसे करना होता है? अब आपको तीनों के लिए सॉल्व करना होता है, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तीनों के लिए सॉल्व करना होता है। अब सॉल्व कैसे करना है? जैसे पहले शुरू करते हैं ज़ीरोथ ऑर्डर से। तो ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। अब A0 तो आपको दे रखा है, A0 की वैल्यू क्या रख दोगे? 10। ए की वैल्यू टाइम 1 पे क्या है? 8। तो 8 इज इक्वल्स टू 10 माइनस K इंटू टाइम की वैल्यू हमने क्या रखी? 1 मिनट। तो यहाँ से आपको K की कुछ वैल्यू मिलेगी, मान लेते हैं वो A मिली। इस इक्वेशन से आपको K की एक वैल्यू मिलेगी। अब आप दूसरा सिनेरियो रखेंगे, ये वाला, पहले ये वाला रखा, अब ये रखूँ, तो A की कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी होगी? ये 4। A तो कांस्टेंट है, A0 10 माइनस K इंटू अब टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब यहाँ से भी आपको एक, अब ये A मिली, यहाँ से भी आपको एक K की वैल्यू मिलेगी। अब अगर ये K की वैल्यू आपको फिर से A मिलती है तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा कि वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि K की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ये रेट कांस्टेंट है। तो भले आप ये वाली वैल्यूज पुट कर रहे हैं या ये वाली या कोई से भी
आप सिनेरियो पुट कर रहे हैं, के की वैल्यू हमेशा आपको सेम ही मिलनी चाहिए। कुछ डिजिट में फ़र्क हो सकता है, लाइक 0.20 हो रहा था तो 0.19 आ गया, कुछ डिजिट में फ़र्क हो सकता है, बट नियरली के की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। ओके, तो अगर यहाँ पे आपको ए मिल रहा है तो यहाँ पे भी ए ही मिलना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू मिल रही है, मान लो बी मिल रही है, तो फिर ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो फिर आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है तो फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसको चेक करना होगा। ठीक है, तो अगर सेम मिलती है, मान लो यहाँ पे आपको इस केस में 0.2 मिल रही थी और यहाँ पे आपको 0.199 मिल रही है, तो विच इज़ नियरली इक्वल टू 0.2, तो ये फिर आपकी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन मान लो अगर ये नहीं आया, यहाँ पे अगर 0. मान लो 1 आ गया, तो ये 0.2 है, ये 0.1 है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फिर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चेक करोगे, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ln A इजिकल्स टू ln A0 माइनस KT। अब आप फिर से इनकी वैल्यूज़ लाइक ln, ये जो हमने यहाँ पे पुट किया था वो फिर से आप यहाँ पे पुट करोगे, लाइक ln 8 इजिकल्स टू ln 10 माइनस K इंटू 1। ओके, एंड यहाँ पे ln 4 इजिकल्स टू ln 10 माइनस K इंटू 2, एंड यहाँ दोनों से आप K की वैल्यू निकालोगे, और फिर से अगर वो दोनों K की वैल्यू इक्वल आती है तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो ऐसे आपको चेक करना होता है। और मान लो अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी नहीं आई, के की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो आपको चेक करना पड़ेगा फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, 1/A इजिकल्स टू 1/A0 प्लस KT, ये फॉर्मूला होता है। आप प्लीज़ इनको सॉल्व मत करना, ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही रैंडम नंबर उठाए, 8 4 ऐसे ही कुछ उठा लिया है। बट जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन होगा, जो आपका एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन होगा, वहाँ पर आपको एकदम से कोई एक केस मिलेगा सही में जहाँ पे आपको के की वैल्यू इक्वल आ रही होगी। इस केस में आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ये वैल्यूज़ मतलब किसी PYQ से नहीं उठाई है, मैंने ऐसे ही रैंडमली रखी है। तो आप प्लीज़ इनको सॉल्व मत करना, यहाँ से आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/8 इजिकल्स टू 1/10 प्लस K इंटू 1, एंड दूसरा केस हो जाएगा 1/4 इजिकल्स टू 1/10 प्लस K इंटू 2। यहाँ से फिर से आपको 2K की वैल्यू मिलेगी, जो अगर इक्वल है तो फिर वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, और इक्वल नहीं है तो फिर आप अगर अपना लास्ट ऑप्शन देख सकते हो। अगर 0 भी नहीं आ रहा है, 1 भी नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, तो फिर लास्ट आपको थर्ड ऑर्डर दिया होगा, तो फिर उसको टिक कर दो, क्योंकि अगर तीनों ही नहीं है तो फिर वो फोर्थ ऑप्शन अपने आप से करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बेसिस पे वैल्यूज़ पुट करके, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेट मी टेल यू, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि मान लो अगर आपको सेकेंड ऑर्डर अगर उसका सही आंसर है, फिर आप पहले ज़ीरो ऑर्डर के लिए चेक कर रहे हो, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हो, फिर सेकंड ऑर्डर पे आ रहे हो, तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है इस केस में। ओके, तो बट अगर आपको मान लो ज़ीरो ही ऑर्डर रिएक्शन है, तो पहले ही चेक में आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप कैलकुलेशन के साथ हैबिचुअल हो तो इतना भी टाइम टेकिंग नहीं होता है। नाउ द थर्ड मेथड इज़ द हाफ लाइफ मेथड, टी हाफ के बेसिस पे। तो हमने तीनों केस देखे थे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या आ रहा था, A0/2K। तो यहाँ पे जो टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या आया था, 0.693 डिवाइड बाई K। तो यहाँ पे जो टी हाफ है वो A0 पे डिपेंड ही नहीं करता है। एंड जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी उसके लिए टी हाफ क्या आया था, 1/A0K। तो यहाँ पे जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इन तीन ऑब्जर्वेशन से भी आप जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता कर सकते हो। मान लो आपको कोई रिएक्शन दी है, उसमें यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, ठीक है, टाइम 0 पे, एंड यहाँ पे टी दे रखा है टाइम 0 पे, ये ए की कॉन्सेंट्रेशन है, ये ए की कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है। तो टाइम 0 पे 100 थी, फिर A0 है वो जो 80 हो गया आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, सॉरी नॉट A0, ए, इट्स ए। ओके, ए जो है वो 80 हो गया आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। देन 50 हो गया आफ्टर 20 मिनट्स, देन 25 हो गया आफ्टर 40 मिनट्स, और ऐसे कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है।
फिर 10 हो गया आफ्टर लेट्स से 60 मिनट्स, ठीक है। ऐसा कुछ डेटा दे रखा है आपको, रैंडम मैंने ये अभी लिया है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कुछ क्वेश्चन होगा। तो अब आप यहाँ से इसका ये ए है, ये टी हाफ है, ओके, नॉट टी, दिस इज़ टी हाफ, सॉरी, नो 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 नो, टी, ओके। टाइम और ए दे रखा है एंड आपको पता करना है कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन 100 थी एंड देन 50 हो गई, तो ये क्या हो गया, 50% कंज्यूम हो गई, तो ये टाइम जो है वो हमारा एक टी हाफ हो गया। तो 20 माइनस 0 इज़ 20, तो यहाँ से टी हाफ कितना आया, 20। ए नॉट इज इक्वस टू 100 पे हमारा टी हाफ कितना आया, 20, ठीक है। अब एक दूसरी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, यहाँ पे 50 थी एंड 25 होगी, यानी कि यहाँ पे भी तो कॉन्सेंट्रेशन आधी हो गई है, तो ये हमारा दूसरा टी हाफ हो गया, ठीक है। अब टी हाफ यहाँ पे कितना है, 40 माइनस 20 यानी कि 20, और ए नॉट हमारा इस केस में अब कितना हो गया, 50 है ना, 50 से 25 गया, तो इस सिनेरियो के लिए ए नॉट क्या हो गया, 50। तो जब ए नॉट 100 है तब टी हाफ 20 है, और जब ए नॉट 50 है तब भी टी हाफ 20 है, मतलब ए नॉट के चेंज होने पर टी हाफ चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा कौन सा केस है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का केस है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही तो है, इसमें ए नॉट के चेंज होने पे टाइम डिपेंड ही नहीं करता, टी हाफ डिपेंड ही नहीं करता, तो इसलिए ये हमारा जो आंसर है इसमें फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे आपको डेटा दे रखे होते हैं, आपको टी हाफ देखना होता है कि अभी यहाँ तो हमारा डिपेंड नहीं कर रहा था, अगर ऐसा हो गया होता कि टी हाफ भी ए नॉट के साथ इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती क्योंकि प्रोपोर्शनल है, या फिर ऐसा हो सकता था कि टी हाफ इंक्रीज़ हो रहा है बट ए नॉट डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर वो कौन सा केस हो जाता, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का केस हो जाता, ओके। तो इस तरीके से आप जो है हाफ लाइफ को देखकर रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, ओके। तो इससे हम कैसे बता सकते हैं, तो मान लो कोई रिएक्शन है ए गोइंग टू प्रोडक्ट, वहाँ पे हम आर कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन ए की पावर एन, है ना। तो ए की पावर एन है, तो अगर हम यहाँ पे इसका क्या करें, दो सिनेरियो बनाएं, तो आप क्वेश्चन में कैसा होगा कि कुछ दो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी रिएक्टेंट की, और उन दोनों पे रेट दे रखे होंगे। मान लो A1 पे रेट R1 था, A2 पे रेट R2 था, और आपसे पूछा होगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, दो केस बना सकते हैं कि R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर n एंड R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 की पावर n, A1 की पावर n एंड A2 की पावर n। n इज़ कांस्टेंट, n इज़ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो तो उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, बट दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे दो डिफरेंट रेट दे रखे हैं, तो इससे आप कैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वस टू के A1 की पावर n, और यहाँ से आ जाएगा R2 इज इक्वस टू के A2 की पावर n। यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम लेते हैं इसका नेचुरल लॉग, तो ln R1 इज इक्वस टू ln k प्लस, अब जब इसका लॉग लेंगे तो n, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्लस आ जाएगा, n जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो n ln A1, और यहाँ से क्या आ जाएगा ln R2 इज इक्वस टू ln k प्लस n ln A2, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो ln R1 माइनस ln R2 इज इक्वस टू, ln k से ln k कैंसिल हो जाएगा, n ln A1 माइनस n ln A2, यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, तो ln A1 माइनस ln A2, तो अब n इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इक्वस टू क्या हो जाएगा, ln R1 माइनस ln R2 डिवाइड बाय ln A1 माइनस ln A2, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये फाइनल फार्मूला है, तो इस फार्मूले से आप उनकी वैल्यू पुट करके सीधा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो। मान लो आपको दे रखा है कि पहले कोई कॉन्सेंट्रेशन थी 100 मिलीमोलार, तब उसका रेट जो है वो 1 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड था, और जब A2 की कॉन्सेंट्रेशन मान लो 50 मिलीमोलार थी, तब जो रेट जो था वो 0.2 × 10⁻² मोल
पर लीटर/सेकेंड था। तो आप ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, R1 R2 A1 A2 की वैल्यू पुट कर दो, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करो और आपको n मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ln, क्योंकि ये माइनस में तो डिवाइड में भी लिख सकते हैं, ln R1 डिवाइड बाय R2 डिवाइड बाय ln A1 डिवाइड बाय A2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, जहाँ से आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन को सही से समझना होगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अगर हाफ लाइफ दे रखी है तो हाफ लाइफ मेथड, अगर टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का डेटा दे रखा है तो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ग्राफ्स दे रखे तो ग्राफिकल मेथड, 2 रेट दे रखे हैं 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे तो फिर वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाना है सही वक्त पे सिलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट इज रेशियो वेरिएशन मेथड। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही मज़ेदार मेथड है और बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको रेशियोज देखने होते हैं कि ए और बी के साथ जो रेट है वो कैसे वेरी कर रहा होता है और ऐसे आपको उसका रेट निकालना होता है। ठीक है, तो मान लो a + b गोइंग टू p प्रोडक्ट हमारे पास है और हमको नहीं पता है कि उसका रेट लॉ क्या है, तो हम लिख लेते हैं कि r = k, a की कुछ पावर हो सकती है एंड b की कुछ पावर हो सकती है, ये हमको नहीं पता और हमें निकालना है। ठीक है, अब ऑर्डर क्या हो जाएगा m + n, तो हमें m + n ही पता करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, ये हम पता करेंगे हमारे दिए हुए डेटा से। आपको एक डेटा दे रखा होगा और आपको उससे पता करना है। अब कैसे, देखो ये मैंने रैंडम नंबर लिए हैं, यहाँ पे नंबर कुछ और भी हो सकता है बट आपको समझाने के लिए मैंने एक रैंडम नंबर लिए, तो आप देखना उसको। तो A की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, B की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तब आपका रेट है 5। ठीक है, दूसरा केस है A की कॉन्सेंट्रेशन 2 हो गई, यानी जब 1 से 2 कर दिया, यानी कि जस्ट क्या कर दिया, डबल कर दिया, और B की कॉन्सेंट्रेशन 1 की 1 है और रेट भी 5 से 10 यानी कि डबल हो गया। मतलब B को कांस्टेंट रखा है इन्होंने, रेट को डबल किया, इसको कांस्टेंट रखा। ठीक है, रेट नहीं सॉरी, A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो जा रहा है। B कांस्टेंट है, A को डबल करने से रेट भी डबल हो जा रहा है, तो हम बता सकते हैं कि A के रिस्पेक्ट में फिर ऑर्डर क्या रहा होगा, बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। तो अगर R जो है वो A के डबल करने पे डबल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या रही होगी, 1 रही होगी, है ना, क्योंकि अगर हम इसको डबल करें तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो रेट फिर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो अगर A को डबल करने से रेट भी डबल हो रहा है, मतलब उस केस में A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर रहा होगा वो 1 रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि m की वैल्यू जो क्या है वो 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, R = k, A की पावर 1 है। अब हमें B पता करना है कि B के रिस्पेक्ट में क्या है। अब जब हम पता कर रहे होते तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि जो दूसरा जो अदर रिएक्टेंट है वो कांस्टेंट रहे उसकी कॉन्सेंट्रेशन, तभी हम ये बता सकते हैं। यहाँ पे B कांस्टेंट था तभी हम बता कर पाए कि ये प्योरली A को डबल करने से रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तभी वो फर्स्ट ऑर्डर है। अब हम फर्स्ट और थर्ड केस को लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड केस में क्या है, A कांस्टेंट है, मतलब अब जो भी इफेक्ट होगा वो B की वजह से होगा, है ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे A कांस्टेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड केस ले रहे हैं, A कांस्टेंट है, B को डबल किया बट रेट में कोई चेंज नहीं आया, रेट इज़ कांस्टेंट। B को 1 से 2 किया, ठीक है, B को 1 से 2 किया बट रेट इज़ स्टिल 5, रेट डबल नहीं हुआ। इसका मतलब B को डबल करने से रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा कौन सा केस हो सकता है, 0 ऑर्डर, है ना, क्योंकि ये B की पावर 0 के बराबर है। B की पावर 0 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1, यानी कि B की टर्म तो है ही नहीं रेट लॉ में, इसलिए उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसको चेंज करने पर रेट चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि B के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है, 0 है। तो R = k, A की पावर 1 एंड B की पावर क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से n क्या है, 0 है, तो m + n क्या हो जाएगा, 1। तो ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ये रेशियो वेरिएशन मेथड, इस तरीके से भी आप रेट को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर गिवन डेटा आप उसको देख के पता कर सकते हो। ओके, तो ये आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स की, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन काइनेटिक्स की, एंड एक पोर्शन और बच गया है आर्हेनियस इक्वेशन,
उसको भी हम उस वीडियो में देखेंगे। ओके, एंड मैंने इन वीडियोस के बीच में काफ़ी बार कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बताया है। एंड अगर आप उन क्वेश्चंस को मतलब कैसे PYQs को देखना चाहते हो, कैसे सॉल्व करना है ये जानना चाहते हो, तो यू कैन गो टू आवर चैनल। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिकल काइनेटिक्स PYQ की, तो वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एंड यू विल फाइंड कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। बस आप एक बार अगर उसको अच्छे से पढ़ लो चैप्टर को, तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड पार्ट। थैंक यू।